पिछले व्याख्यान में अपन ने आगम खाता, शुद्ध आगम खाता किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और एक व्यवहारिक क्वेश्चन के माध्यम से चिट्ठा जिसमें पूंजी खाता और सामान्य चिट्ठा किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसे समझा। आज अपन दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों को बढ़ाना तथा उनका प्रतिस्थापन करना समझेंगे, अर्थात एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अंडर डबल अकाउंट सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि इकहरा खाता प्रणाली में प्रतिस्थापना के समय पुरानी संपत्ति को पूरी तरह से अपलिखित कर दिया जाता है और नई संपत्ति को पूंजीगत व्यय माना जाता है। लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत कुछ भिन्नता है। इसके अंतर्गत एक अलग विधि अपनाई जाती है जिसके अंतर्गत पुरानी संपत्ति को तो हम मूल लागत पर, मतलब पुरानी संपत्ति खाते को तो पुस्तकों में मूल लागत पर ही दिखाते हैं, चाहे उसको अपन राइट ऑफ भी क्यों न कर ले, वो तो दिखाते हैं। और दूसरे नंबर पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यदि कोई राशि किसी संपत्ति को बढ़ाने या उसके रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन करने पर व्यय की जाती है तो इस राशि में से कितनी राशि पूंजीगत व्यय मानी जाए और कितनी आगमगत व्यय मानी जाए, आयगत व्यय मानी जाए, इन राशियों की जानकारी ज्ञात की जाती है। उसके लिए विधि क्या है? उसका पहला स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप में पुरानी संपत्ति जिसका अपन प्रतिस्थापन कर रहे हैं उसका वर्तमान मूल्य ज्ञात करेंगे, मतलब टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इन द सेम ओल्ड फॉर्म, मतलब पुरानी संपत्ति है उसकी आज की तारीख में वर्तमान मूल्य क्या है ये ज्ञात करेंगे। और इसके लिए पुरानी संपत्ति में सामग्री कितनी प्रयुक्त हुई है, श्रम कितना प्रयुक्त हुआ है, अन्य राशियां कितनी प्रयोग हुई है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पुरानी संपत्ति की जो लागत है उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स कितने कितने हैं वो पता लगाएंगे। वो पता लगाने के बाद जिस टाइम वो बनी उस टाइम की बजाय आज की डेट में वर्तमान समय में यदि कोई वृद्धि हुई है उन सामग्री के मूल्यों में या कमी हुई है तो उसका समायोजन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम ये संपत्ति बनी उस टाइम सामग्री के 100 रुपये लगे और अब सामग्री के मूल्य में बनी उस टाइम की तुलना में 5 गुना वृद्धि हो गई। 5 गुनी नहीं हुई है, 5 गुना वृद्धि हो गई। तो 100 में बनी और 5 गुना वृद्धि हुई तो 500 रुपये हो गए। तो टोटल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हो गई मटेरियल की 600। इसी तरह से लेबर 200 रुपये लगा, उस समय की तुलना में लेबर में 50% वृद्धि हुई तो कितनी हुई? 200 का 50% 100, तो 100 रुपये आ गए, टोटल हो गए 300। अन्य व्यय हुए मान लो 300 रुपये, उनमें वृद्धि हुई 25%, तो 300 का 25% 75 हो जाएगा। वो जोड़ के टोटल 375 आ गए। तो पुरानी संपत्ति की जो कॉस्ट थी 100 प्लस 200 प्लस 300, 600 रुपये। वृद्धि जो हुई वो जोड़ा जाएगी और टोटल इन सब की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट आ जाएगी। अब आगे चलते हैं।
तो क्या हुआ, अपन ने पुरानी संपत्ति की वर्तमान मूल्य या वर्तमान में कीमत ज्ञात कर ली। सेकंड स्टेप में कुल व्यय में से, कुल व्यय का मतलब जो अपन ने नई संपत्ति प्रतिस्थापित की है उस पर टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है, कुल जो खर्चा हुआ उसमें से फर्स्ट स्टेप में जो प्रेजेंट वैल्यू आई है उसको घटा लेंगे। घटाया तो जो राशि बची उसे अपन पूंजीगत व्यय माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बढ़ी हुई संपत्ति का मूल्य है। तो पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो पूंजीगत व्यय बराबर कुल व्यय माइनस पुरानी संपत्ति का वर्तमान मूल्य, मतलब अमाउंट टू बी कैपिटलाइज बराबर टोटल कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। ये एक चीज ज्ञात हुई। इसके बाद जो अपन ने पुरानी संपत्ति खाते को पुस्तकों में मूल लागत पर लिख रखा है, तो उस लागत में से जो पुराना माल, मतलब पुरानी संपत्ति बनी हुई थी, चाहे मकान था, गोदाम था, उसको गिराया अपन ने, उसके पत्थर, दरवाजे, लोहा कोई बेचा। तो पुरानी संपत्ति की लागत में से पुराना माल जो अपन ने बेचा उसके अवशेष के रूप में, स्क्रैप वैल्यू के रूप में कोई राशि प्राप्त हुई, वो घटा देंगे। इसी तरह से यदि कोई ऐसा पुराना माल जो अच्छा काम में लेने लायक था और नई संपत्ति के निर्माण में प्रयुक्त हो गया, मटेरियल रीयूज हो गया, तो उसे भी घटा देंगे पुरानी संपत्ति की जो लागत थी, मूल लागत, उसमें से। तो जो पुरानी संपत्ति की जो लागत अपन ने ज्ञात की थी, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य का मतलब जो अपन ने अभी कैलकुलेट किया ना, मटेरियल इतना, लेबर इतना, ओवरहेड इतना, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, उसमें जितना इंक्रीज हुआ जोड़ दिया, फिर टोटल निकाल दी सबकी, तो ग्रांड टोटल आई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। उसमें से एक नंबर एक तो क्या घटाया, जो मटेरियल यूज हुआ नई संपत्ति में वो घटाया, और दूसरे नंबर पे घटाया पुरानी संपत्ति के स्क्रैप से बेचने जो पैसे प्राप्त हुए उसको। इन दोनों को घटा लिया तो डिफरेंस जो आएगा वो होगा आयगत व्यय। तो अपन ने दो चीजें ज्ञात की। क्या ज्ञात की, एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, उसके आधार पर यह निकाला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो वो हुआ टोटल जो एक्सपेंसेस हुआ माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। तो पहली चीज तो निकाल दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, दूसरी निकाली अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, तीसरी निकाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आगमगत व्यय कितना हुआ। आगमगत व्यय कितना हुआ, पुरानी संपत्ति का वर्तमान मूल्य, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, माइनस दो चीजें, प्रयुक्त सामग्री का मूल्य मटेरियल रीयूज्ड, और माइनस पुरानी सामग्री का बिक्री मूल्य मटेरियल ओल्ड एसेट्स मटेरियल सोल्ड। तो रेवेन्यू चार्जेज बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स माइनस मटेरियल रीयूज माइनस ओल्ड मटेरियल ऑफ ओल्ड एसेट्स सोल्ड। तो ये आ गया रेवेन्यू चार्जेज। ये तीन चीजें निकाल दी अपन। तो अब कंक्लूड करते हैं अपन के दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जो स्थायी संपत्तियां बढ़ाई जाती है या उनका प्रतिस्थापन किया जाता है, उस दशा में
एक चीज ध्यान रखनी है, पुरानी संपत्ति खाते को पुस्तकों में मूल लागत पर ही दिखाएंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट निकालेंगे। नंबर 3, कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, जो कि टोटल कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट होगा। और लास्ट नंबर 4, रेवेन्यू चार्जेस निकालेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स माइनस ओल्ड एसेट्स मटेरियल रीयूज्ड एंड ओल्ड एसेट्स मटेरियल सोल्ड से जो पैसा आया है इन दोनों को घटा देंगे, तो रेवेन्यू चार्ज आ जाएगा। इसके बाद में अकाउंटिंग एंट्रीज समझते हैं। सबसे पहले जो अपन ने कैश में एक्सपेंडिचर किया है नई संपत्ति के लगाने में, रिप्लेस करने में, पुरानी ये नई संपत्ति बनाई या रिप्लेस की, उसका टोटल रोकड़ में खर्चा जितना भी हुआ उसकी एंट्री करेंगे। रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट जो आपने निकाली नंबर 2 पे। एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना होगा वो अभी आपको बताएंगे। और टू बैंक कितना होगा? टोटल कॉस्ट माइनस ओल्ड मटेरियल यूज, टोटल कॉस्ट जो आपके खर्चा हुआ माइनस ओल्ड मटेरियल यूज। टोटल कॉस्ट का मतलब जो खर्चा हुआ, ना कि पेमेंट किया। खर्चा हुआ मतलब पुरानी संपत्ति का कोई सामान काम में आया प्लस रोकड़ खर्चा हुआ, दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट है। उसमें से ओल्ड मटेरियल यूज घटा लेंगे तो टू बैंक आ जाएगा। तो ये अमाउंट आपके पास आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट आ गई, तो डिफरेंस है वो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। तो एंट्री हुई रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट एसेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट है, एसेट्स अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर है, और टू बैंक में टोटल कॉस्ट माइनस ओल्ड मटेरियल यूज। इस तरह से अब इस एंट्री का नरेशन हो जाएगा बीइंग सेपरेशन ऑफ न्यू कैश कॉस्ट इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। मतलब इसका है कि कैश कॉस्ट का मतलब टू बैंक, टोटल कॉस्ट में से यदि सामान जितना काम आया वो घटा लें तो डिफरेंस हो जाती है कैश कॉस्ट। तो कैश कॉस्ट को अपन ने 2 भागों में विभाजित कर लिया, एक तो जो संपत्ति खाते में जाएगी और दूसरी जो रिप्लेसमेंट अकाउंट में डेबिट होगी। इसके बाद दूसरी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट। इस एंट्री में वो राशि आएगी जो सामान पुरानी संपत्ति का था और नई संपत्ति जो उसकी जगह अपन ने रिप्लेस की उसमें काम आया। तो वैल्यू ऑफ ओल्ड मटेरियल यूज इन द न्यू एसेट, वो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, बीइंग ओल्ड मटेरियल यूज्ड इन द न्यू एसेट्स। उसके बाद तीसरी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, बीइंग ओल्ड मटेरियल सोल्ड। तो जो पैसा पुरानी संपत्ति की सामग्री बेचने से प्राप्त हुआ वो यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट। तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट में वो राशि आएगी जो एंट्री नंबर 1 में रिप्लेसमेंट अकाउंट में डेबिट हुई उसमें से घटा दी जाएगी, एंट्री नंबर 2 में जो क्रेडिट हुई और 3 में जो क्रेडिट हुई, इन दोनों को घटा के जो फाइनल फिगर आएगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा, बीइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर्ड। अब कुछ विद्वान शॉर्टकट में इन 4 एंट्री के बजाय 2 एंट्री में ही काम चला लेते। तो इन चारों एंट्रियों के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 2 एंट्री भी अपन कर सकते हैं। पहली एंट्री आ जाती है वही
रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट और नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बीइंग सेपरेशन ऑफ कैश एक्सपेंडिचर इन कैपिटल एंड रेवेन्यू वो आ जाएगा, और दूसरा रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट डायरेक्ट फाइनल फिगर में बीइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्ट। अपने लिए ये 4 एंट्री करना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं जिससे इसे समझने की कोशिश करते हैं।